Hello, welcome student. Today we are going to read next chapter from 8th class. Ruling the countryside, ruling the rural areas. Countryside, it means rural areas. उन्होंने कंप्लीट इंडिया के ऊपर अपना डोमिनेट सेट करने के बाद, पूरे इंडिया को कैप्चर करने के बाद उन्होंने लैंड रेवेन्यू पे स्पेशल फोर्स किया। क्यों? क्योंकि लैंड रेवेन्यू वाज द सिंगल इनकम सोर्स। उसके अलावा उनके पास सोर्स का कोई इनकम नहीं था, इसलिए उन्होंने रूरल एरियाज में अपनी नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की। नई पॉलिसी क्या थी वो सुनिए। सबसे पहले आती है बेटा इजारेदारी। इट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1772। सेकेंड, permanent settlement. It was implemented in 1793. And next, Rayatwadi settlement 1820. And next, Mahalwadi settlement 1822. क्या थी बेटा ये तीनों ही पॉलिसी थी, और तीनों ही पॉलिसी के तहत लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता। इस लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने पूरे इंडिया में अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करके एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले उनके पास इजारेदारी थी। इजारेदारी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पॉलिसी बोल सकते हैं, ये 1772 में इंपोज की थी। और हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग्स ने इसको इंपोज किया। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हास्टिंग्स, जो हमने लास्ट क्लास या लास्ट चैप्टर में स्टडी की थी। वॉरेन हास्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल 1772 टू 1785। पहला गवर्नर जनरल हमारा इंडिया का बना था। उसने इजारेदारी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पॉलिसी इंपोज की थी, इंडिया में लागू की थी। इस पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्टर पॉलिसी भी बोल सकते हैं। क्या थी वो? जब सबसे पहले प्लासी की लड़ाई हुई थी, सेकंड बक्सर की लड़ाई हुई थी, तो ये प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई, इसके बाद में हमने देखा कि इंडिया का ये पार्ट इसके कैप्चर में आ गया। ये वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, एमपी, यूपी, इनका एरिया। इस एरिया के अंदर उन्होंने इजारेदारी, इट मीन्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पॉलिसी इंपोज की। इसमें क्या होते थे? कॉन्ट्रैक्टर होते थे, ठेकेदार होते थे। इस एरिया के अंदर कई कॉन्ट्रैक्टर होते थे। इसको डिवाइड कर दिया जाता था, लाइक हमारे पास ये एरिया है। इस एरिया के अंदर जो आदमी सबसे ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंडओवर करेगा, उसको इस एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाए। दूसरा, ये एरिया इससे दूसरा कॉन्ट्रैक्टर होता था, इससे तीसरा, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट, ऐसे ऐसे करके इस एरिया को डिवाइड करके अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को ये एरिया लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए दे दिया करते। तो इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पॉलिसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर होता था जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था, उसी आदमी को लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट से मिल जाता था। अब ये ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं हो पाई, सेट नहीं हो पाई, इसकी रिजल्ट्स थे वो उसमें कुछ लैक्सेस थे। तो 1793 के अंदर परमानेंट सेटलमेंट इंपोज कर दिया गया। परमानेंट सेटलमेंट इट मींस जो इजारेदारी थी उसमें तो हर साल उसमें बोली लगाते हैं और अलग अलग आदमी उस एरिया से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार ले लेते हैं। जो सबसे ऊंची बोली लगाता, जो सबसे ज्यादा कलेक्शन वहां से लेकर के गवर्नमेंट की अथॉरिटी में दे पाता, वो एबल आदमी को वहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाता। ओके, अब हर साल ये सिस्टम उनका सेट करने के लिए काफी उनको प्रॉब्लम होते थे, इसलिए उन्होंने नई पॉलिसी इंपोज की और वो नई पॉलिसी थी परमानेंट सेटलमेंट। ये भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की पॉलिसी थी, 1793 में इंपोज की थी और ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कहां की थी? इसी एरिया में की थी जहां पे इजारेदारी सेटलमेंट। इस एरिया में इजारेदारी हटा करके परमानेंट सेटल, परमानेंट से ही आपको समझ में आ गया कि ये फिक्स हो गई कि हम कमिंग 10 इयर्स के लिए लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए कोई नई पॉलिसी नहीं बनाएंगे, कोई नया कॉन्ट्रैक्टर नहीं रहेगा, कोई नया जमींदार नहीं बनेगा और ना ही हम लैंड रेवेन्यू को इंक्रीज करेंगे। इसलिए 10 इयर्स के लिए फिक्स होती थी। इस परमानेंट सेटलमेंट्स का दूसरा नाम दे सकते हैं जमींदारी बंदोबस्त। परमानेंट का दूसरा नाम क्या था? जमींदारी बंदोबस्त। इस जमींदारी बंदोबस्त के तहत इस एरिया के अंदर जमींदार होते थे। जमींदार को 10 साल के लिए 10 इयर्स के लिए फिक्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना होता था। जितना वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसका 89% वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हैंड ओवर करता था। जो रिमेनिंग उसके पास होता था उससे वो उसका प्रॉफिट था। तो ये 10 ईयर के लिए जब इसको सेटल कर दिया गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये जरूर पता था कि 10 साल के बाद या कमिंग 10 इयर्स हम इसमें इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने स्टार्टिंग में ही इतना ज्यादा लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जमींदार को अधिकार दे दिया कि इससे पीजेंट्स का एक्सप्लोटेशन होने लगा। ये जो परमानेंट सेटलमेंट था ये लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाया, लंबे टाइम तक ये पॉलिसी उनकी नहीं चल पाई क्योंकि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थे। इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इसकी फीचर्स, पॉजिटिव पॉइंट ये था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि उसको हर साल नया कॉन्ट्रैक्टर नहीं ढूंढना पड़ता था। उसमें माइंड और टाइम का इन्वेस्टमेंट उनको नहीं करना होता था। 10 साल तक उनको फिक्स हो जाने के बाद ये आइडिया जरूर लग जाता था
कि वो यहां से इनकम कितनी आएगी। उनके पास फिक्स इनकम का सोर्स हो गया। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल था, बट इट वॉज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर द इंडियन पीजेंट्स। क्यों? उसकी लैक्सेस में आपको बता रहे हैं बेटा, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी। फर्स्ट, इट वॉज हैवी रेवेन्यू कलेक्शन, जिस 10 साल के लिए होता था, इसलिए ये हैवी रेवेन्यू होता था, बहुत ज्यादा इनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। सेकंड, जो जमींदार थे वो पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, तो पीजेंट्स वर एक्सप्लॉयटेड बाय द जमींदार। जमींदार उनसे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करके खुद अय्याशी करते थे, खुद लग्जरी लाइफ बिताते थे और इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था। जब इनकी फसल फेल हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती, पीजेंट्स वर नॉट एबल टू प्रोवाइड द टैक्स और लैंड रेवेन्यू। इसको हम टैक्स भी बोल सकते हैं या लैंड रेवेन्यू भी बोल सकते हैं। क्या होता है लैंड रेवेन्यू? आपके पास ये एरिया है, फील्ड है, जिसके ऊपर आप कल्टीवेशन करते हैं, इसकी ओनरशिप आज आपके पास है, बट आप इसमें टैक्स नहीं देते हैं। अनसेम टाइम में जब हमारे पास यहाँ रूलर हुआ करते थे, उस टाइम में इन लोगों से कलेक्शन लेते थे। इनके पास जितनी प्रोडक्टिविटी होती थी, उस प्रोडक्टिविटी का कुछ हिस्सा वो टैक्स के रूप में वो रूलर लेता था और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। इट मीन्स अंग्रेज लेते थे। ओके, तो ये उसकी ड्रॉबैक्स थे। इसलिए लंबे टाइम तक परमानेंट सेटलमेंट नहीं सेट हुआ, तो उन्होंने नेक्स्ट पॉलिसी, नेक्स्ट टाइप का लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का सिस्टम सेट कर दिया, और वो है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट was imposed by Monroe, Thomas Monroe in मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए बेटा, उस टाइम पे जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई थी, पूरे इंडिया को अपने कैप्चर में कर लिया था, तो हमारे इंडिया को 3 प्रेसिडेंसी में उसने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट मुंबई प्रेसिडेंसी, ये मुंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सेटलमेंट सेट किया 1822 टू 1827। किसने सेट किया? थॉमस मुनरो। देखिए, ये परमानेंट सेटलमेंट से थोड़ा डिफर करता हुआ है। परमानेंट सेटलमेंट में पीजेंट्स होते थे और इससे आगे ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, बट बीच में जो मीडिएटर होते थे वो जमींदार होते थे। जमींदार यहां से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जितना कलेक्शन आता था उसका 89% वो इनके पास भेजते थे। ये मीडिएटर का काम करते थे। ये जमींदार थे, अपना प्रॉफिट के लिए कुछ इनको खुद भी रखना होता था और वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास भी भेजना होता था। इसलिए दे इम्पोज्ड हाई रेवेन्यू पॉलिसी ऑन पीजेंट्स। इनसे ज्यादा कलेक्शन करते और उसका कुछ पार्ट यहाँ पे भेजते और बाकी ये अपनी लग्जरी लाइफ पे स्पेंड करते। जमींदार थे वो इनका एक्सप्लॉयटेशन करते थे
गवर्नमेंट को पता ही नहीं था कि, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ये जानकारी नहीं थी इनसे कितना लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वो 10 ईयर्स के लिए फिक्स हो गया था, इसलिए इनको इनके पास जाने की जरूरत नहीं होती थी। बट यहाँ रैयतवाड़ी जो सिस्टम है, रैयत जो वर्ड है उसको हम पीजेंट कह सकते हैं। रैयत इट मीन्स पीजेंट्स। इस रैयतवाड़ी सिस्टम के अंदर जो जमींदार थे वो लैप्स हो गए, इनका डायरेक्ट कनेक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी से हो गए। क्यों? क्योंकि जमींदार जो 10 इयर्स के लिए इन लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, तो वो जमींदार थे वो यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास डिपोजिशन है कुछ नहीं करवा पाते, कुछ करवा देते। इसलिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो लॉस होता दिखाई दे रहा था, तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में मद्रास प्रेसिडेंसी एक नई पॉलिसी इंपोज की, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। इसके तहत इन्होंने जमींदार को मीडिएटर की जो काम करने वाले थे उनको वहां से लेफ्ट कर दिया, उनको वहां से हटा दिया। अब ये डायरेक्ट इनसे कलेक्शन करने लगे। ओके, बट इसके भी कुछ लैक्सेस थे, कुछ ड्रॉबैक थे। अगर इनकी क्रॉस फेल हो जाते, डिस्टोर्ड हो जाते, they were not able to provide the land revenue, but East India Company forced them. उनको बहुत फोर्स करते, उनको पनिश करते, उनका एक्सप्लोटेशन करते। ऐसे रैयतवाड़ी जो सेटलमेंट था वो भी सिस्टमेटिक नहीं चल पाया। अब इन्होंने एक नई पॉलिसी इंपोज की, और नई पॉलिसी का नाम क्या है? महालवाड़ी। महालवाड़ी जो सिस्टम है, इट वॉज imposed in east-west direction of a बंगाल प्रेसिडेंसी। ये बंगाल प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नहीं है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है। यहाँ पंजाब, हरियाणा, यूपी, इस एरिया के अंदर इन्होंने 1820 के अंदर महालवाड़ी पॉलिसी इंपोज की, हॉट मैकेंजी ने। हॉट मैकेंजी ने पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी इस एरिया के अंदर कौन सा सेटलमेंट किया? महालवाड़ी। महालवाड़ी सिस्टम सेट किया 1822। ओके, अब ये सेटलमेंट करने के बाद उनमें नई पॉलिसी क्या आई? ये नई पॉलिसी थी महाल की। महाल किसको बोला जाता है? पूरे विलेज को महाल बोला जाता है। ये सिस्टम के अकॉर्डिंग जब कोई एक आदमी अपनी लैंड का रेवेन्यू पे नहीं कर पाता, तो उस मोहल्लाज के, उस विलेज के सभी लोग ग्रुप में आकर के उसका लैंड कलेक्शन है दे देते, जिसके तहत उस एक आदमी का लैंड रेवेन्यू चला जाता। वो खुद अगर नहीं दे पाते तो उसके मोहल्लाज के या उसके विलेज के दूसरे लोग एक दूसरे के कोलिब्रेशन से उसको पे कर पाते। उस सिस्टम को उन्होंने क्या नाम दिया? महालवाड़ी सेटलमेंट। इट्स ओके। यानी कि जब एक आदमी पे नहीं कर पाता तो उस मोहल्लाज के ग्रुप, मोहल्लाज के लोग या विलेज के लोग ग्रुप में थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके उस आदमी का लैंड रेवेन्यू जब रिटर्न यानी कि गवर्नमेंट के पास भेज देते हैं, तो इस प्रकार के सिस्टम को महालवाड़ी सेटलमेंट बोला गया। इट्स ओके।
इससे हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम पे क्या इफेक्ट रहा? तो इसका इफेक्ट देखिए बेटा, ऑल वाज नॉट वेल। वेल क्यों नहीं था? फर्स्ट, इंडियन पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय लैंड रेवेन्यू सिस्टम। Exploited. Second, they did not new experiment for the land reform like irrigation system, fertilizers and other new technology. कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया लैंड रिफॉर्म के लिए। अगर उस एरिया के अंदर उनको कलेक्शन चाहिए था, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना था, तो उसके अंदर उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज करने के लिए वहां पे उसको नई टेक्नोलॉजी लगानी थी, इरिगेशन सिस्टम का इंक्रीज करना था, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स के लिए सपोर्ट करने थे, बट दे डिड नॉट, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट सपोर्ट इंडियन पीजेंट्स फॉर लैंड रिफॉर्म। उससे जमीन का तो सुधार नहीं किया, बट कलेक्शन उनका काफी हैवी था, इसलिए उन्होंने हमारे इंडियन लैंड रिफॉर्म के लिए कोई काम नहीं किया। थर्ड, जो हमारे पास फॉरेस्ट एरिया के अंदर लैंड थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कन्वर्टेड दिस लैंड फॉर द कल्टीवेशन। किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए उन्होंने चेंज कर ली, क्योंकि जो कल्टीवेशन करेंगे केवल और केवल उसी एरिया से वो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और बाकी एरिया से उनको इनकम का सोर्स नहीं होता था, इसलिए उन्होंने फॉरेस्ट एरिया को किस में चेंज कर दिया? कल्टीवेबल लैंड में चेंज कर दिया। किसके लिए? लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो हमारा फॉरेस्ट एरिया है वो डिक्लाइन हुआ, जिससे हमारा एटमॉस्फेयर इफेक्ट हुआ। उसके नेक्स्ट पॉइंट पे हम बताएंगे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए पहले तो वो क्रॉप्स को ही लेते थे, बाद में उन्होंने लैंड रेवेन्यू कैश में लेना शुरू कर दिया। कैश में लेना शुरू किया तो लोगों ने कॉमर्शियल फार्मिंग करना शुरू कर दिया। अब ये कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए टी, ओपियम, इंडिगो, स्पाइसेस, कॉटन, जूट एक्सेट्रा, इस प्रकार की फसल उन्होंने, जो ईटेबल्स थी उनको कम, और दूसरी जो क्रॉप्स थी उनको ज्यादा कलेक्शन के रूप में, ज्यादा पैसे लेने के लिए उन्होंने कॉमर्शियल क्रॉप्स को ही ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया। इट्स ओके।